ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मंगल 17 जून के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइली फौज का मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ पर बड़े पैमानों पर हमलों का दावा। The Israeli Air Force is in control of the skies over Tehran. This is a milestone for the campaign. We are on the way to achieving both of our goals, preventing nuclear and missile threats. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सबको फौरी तौर पर तेहरान छोड़ देना चाहिए। Trump took to social media to back Israel and issue a warning to the Iranian capital. In the post on Truth Social, he said everyone should immediately evacuate Tehran. ट्रंप की तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को फौरी इनखला की वार्निंग के बाद ईरानी दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाजें। तेहरान शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर शदीद ट्रैफिक। خروجی تهرانه، یعنی اتوبان تهران به سمت ساوه. مردم دارن فرار میکنن. ईरान का इसराइली हमलों में फौजी क़यादत की हलाकतों पर इंतकाम का ऐलान। ईरान के नए फौजी कमांडर मुकर्रर। In a rapid reshuffling of power, Ayatollah Khamenei has named new commanders to lead the armed forces through this escalating war. Abdul Rahim Moswi, formerly the army's commander-in-chief, has now been elevated to chief of staff, the highest-ranking military post in Iran. व्हाइट हाउस का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र सदर ट्रंप ने आज रात ही कनाडा से वापसी का फैसला किया है। अमरीकी वज़ीर दिफा का मशरिक़ वुस्ता में इजाफी सलाहियतों की तैनाती का हुक्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे और जंग बंदी पर बातचीत इस हफ्ते दोबारा शुरू होने का इम्कान। ईरान के सरकारी चैनल पर नशरियात के दौरान इसराइली हमला, 3 अफराद हलाक। बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 की 116 साला तारीख में पहली खातून सरबराह मुकर्रर। क्या आपको पता है कि यूके की इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस अब एक खातून की सरबराही में काम करेगी? ब्लेज मैट्रिवेली वो पहली खातून है जिन्हें MI6 की चीफ या सी का टाइटल दिया जाएगा। यूरोप में हद से ज्यादा सयाहों के खिलाफ मुजाहरे। स्पेन में और पूरे यूरोप में बहुत से लोग अब तंग आ चुके हैं, सयाहत से नहीं बल्कि बेतहाशा सयाहत। यही वजह है कि आज ये हुजूम बार्सिलोना के मरकज से मार्च कर रहा है। इसराइल पर हमलों के दौरान लेबनान में मौसीकी की महफिल, मेहमान हैरान। जब ईरान के मिसाइल इजराइल में गिर रहे थे तब सरहद के पार लेबनान में एक मौसीकार सैक्सोफोन बजा रहा था। और जानिए लंदन की सबसे पुरानी देसी फूड स्ट्रीट के बारे में। लाहौरी कबाब, मसाले डोसे, बंगाली मिठाई, पंजाबी समोसे, पकौड़े, भेलपूरी, सब कुछ लंदन के बीचों बीच एक ही गली में। किधर? वेलकम टू लंदन्स ड्रमंड स्ट्रीट। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइली दिफाई अफवाज ने दावा किया है कि उसकी फ़ज़ाइया ने मगरबी ईरान में मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाते हुए वसी पैमाने पर फ़ज़ाई हमले मुकम्मल किए हैं। IDF ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों के ज़खायर, लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स, बगैर पायलट वाले UAV की स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइली फ़ौज का ये भी दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरानी फ़ौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना था। ईरानी हुकाम की जानिब से इन हमलों पर रद्द अमल सामने नहीं आया है। यरूशलेम से BBC के नामा निगार के मुताबिक यरूशलेम से मिलने वाली इतलात के मुताबिक मरकज़ी इसराइल में कम अज़ कम 1 मिसाइल गिरने की तस्दीक हुई है। ईरान के ताज़ा रॉकेट हमले के बाद तिल अबीब के करीब हर्जिलिया में वाक़े एक इमारत में भड़कती आग और धुआं देखा जा सकता है। The Israeli Air Force is in control of the skies over Tehran.
This is a milestone for the campaign. We are on the way to achieving both of our goals, preventing nuclear and missile threats. Now that we control the skies of Tehran, we are hurting the Iranian regime in their objectives. Unlike the criminal regime of Iran, which targets our citizens and comes to kill women and children, we say to the citizens of Tehran, evacuate, and we are on the path to victory. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सबको फौरी तौर पर तेहरान छोड़ देना चाहिए। उनका ये बयान एक ऐसे मौके पर आया है जब इस्राएली हुकाम की जानिब से शहरियों को शुमाल मशरकी तेहरान के कुछ हिस्सों को छोड़ने का इंतबाह जारी किया गया था और कहा गया था कि उसकी जानिब से फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। अपनी पोस्ट में ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए थे। उनका मजीद कहना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। मैं ये बात बार बार कहता रहा हूँ। G7 इजलास के बाद बरतानवी वजीर आजम के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no, and the 61st you saw what happened, day 61, so I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. And I think Iran is foolish not to sign with it. BBC के एंथनी इस वक्त कनाडा में G7 इजलास की कवरेज कर रहे हैं जिसमें ट्रंप भी शरीक हैं। उन्होंने सदर के तर्जुमान से इस हवाले से वजाहत मांगी है जिस पर उन्हें व्हाइट हाउस की प्रेस टीम से राब्ता करने का कहा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को इनखला की फौरी वार्निंग के बाद ईरानी दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी की जानिब से पोस्ट की गई एक वीडियो में मशरकी तेहरान में एक मुकाम पर इसराइली हमले के बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तेहरान में रात भर ली गई तस्वीर से जाहिर होता है कि दारुल हुकूमत से मगरब की जानिब चालूस रोड पर गाड़ियों का शदीद रश है। خروجی تهرانه، یعنی اتوبان تهران به سمت ساوه. مردم دارن فرار میکنن. یه مشت حکام بیشعوری برای محو اسرائیل میخواستن نقشه بکشن. بفرما. इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तेहरान के तमाम शहरियों को फौरी इनखला की वार्निंग दी थी। ख्याल रहे इसराइल ने भी शुमाल मशरकी तेहरान के इलाकों के लिए इनखला की वार्निंग जारी की है। जुमे की सुबह इराक जंग के बाद ईरान पर सबसे संगीन हमले में इसराइल ने ईरान के कई आला फौजी कमांडरों को हलाक कर दिया था। मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और खातिमुन सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर गुलाम अली राशिद ईरान की आला फौजी क़यादत में शामिल थे, मगर ये लोग इसराइली हमलों में हलाक हो गए। इसराइली हमले के बाद अपने पहले पैगाम में रहबर आला अली खामनाई ने इस बात पर जोर दिया कि इन हमलों में चंद कमांडरों के मारे जाने के बाद उनके जानशीन और साथी फौरी तौर पर अपने फ़राइज़ दोबारा शुरू कर देंगे। ईरानी सदर और रहबर आला दोनों ने इसराइल को इन हमलों पर सख्त जवाब और इंतकाम की धमकी भी दी है। घंटों बाद उन्होंने 3 मेजर जनरल्स की जगह 3 नए अफसरान की तकर्री के अहकामात जारी किए हैं। आर्मी कमांडर इन चीफ अब्दुल रहीम मौसवी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ बन गए हैं। IGRC की ज़मीनी अफवाज के कमांडर मोहम्मद पाकपुर को हुसैन सलामी की जगह IGRC का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया है। In a rapid reshuffling of power, Ayatollah Khamenei has named new commanders to lead the armed forces through this escalating war. Abdul Rahim Moswi, formerly the army's commander-in-chief, has now been elevated to chief of staff, the highest-ranking military post in Iran. Mohammad Pakpoir, a veteran of the IRGC with over 16 years leading its ground forces, has been appointed as the new commander-in-chief of the Revolutionary Guard. And Amir Hatmi, a former defense minister and Iraq war veteran, has taken charge of the Iranian army, promoted to Major General.
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطی میں اضافی صلاحیتوں کی تعیناتی کا حکم جاری کر دیا ہے. انہوں نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ اپنے فوجیوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور ان تعیناتیوں سے خطے میں ہماری دفاعی صلاحیت بہتر ہوگی. ان کا یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے G7 رہنماؤں کے تیار کردہ بیان پر دستخط کرنے سے مبینہ طور پر انکار کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے. G7 کے مشترکہ بیان میں مبینہ طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں فوری کمی، شہریوں کو نقصان پہنچانے سے بچنے اور ایران کی نگرانی کے لیے شرائط پر زور دیا گیا ہے. ایک گھنٹہ قبل برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے موقع پر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ بحران کے حل اور ایران کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے مشرق وسطی جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی رائے میں اسرائیل اس وقت اچھا کام کر رہا ہے اور انہیں اس وقت اس سفر کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. سیاسی ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق امریکہ اس ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ جوہری معاہدے اور جنگ بندی پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہے. ایک امریکی اہلکار نے میڈیا کو بتایا اس ہفتے ایرانیوں کے ساتھ ملاقات پر غور کیا جا رہا ہے. ایکسیوس نے متعدد ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ ٹرمپ انتظامیہ کے مشرق وسطی کے ایلچی سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا میں منعقدہ G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ روانہ ہو رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کے مطابق ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ انتہائی اہم امور کو دیکھ سکیں. لیوٹ نے ایکس پر لکھا کہ مشرق وسطی کی صورتحال کے پیش نظر صدر ٹرمپ آج رات سربراہان کے ساتھ عشائیے کے بعد کینیڈا سے روانہ ہو جائیں گے. کچھ لمحات قبل ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا تھا کہ امریکہ فرسٹ کا مطابق بہت شاندار چیزیں ہیں جن میں یہ بھی شامل ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. اسرائیل نے تہران پر اپنے تازہ فضائی حملے میں ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ یعنی IRIB کو نشانہ بنایا ہے. حملے کے وقت نشریات براہ راست جاری تھیں جب اچانک بمباری کے باعث ملبہ گرنے لگا. میزبان کو نشریات کے دوران ہی کمرے سے جان بچا کر نکلنا پڑا. کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استودیو ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق پیر کے روز اسرائیلی حملے میں اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے نتیجے میں ادارے کے ایک نیوز ایڈیٹر سمیت عملے کے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس سے قبل ایرانی میڈیا نے کم از کم عملے کے ایک رکن کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی. اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. برطانیہ کی بین الاقوامی خفیہ ایجنسی MI6 کی 116 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو ادارے کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. بلیز کو M16 کی 18ویں چیف کے طور پر تعینات کیا گیا ہے. ان کی تقرری کو تاریخی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات ہمارے نمائندے خالد کرامت سے. کیا آپ کو پتا ہے کہ UK کی انٹرنیشنل سیکرٹ سروس اب ایک خاتون کی سربراہی میں کام کرے گی؟ بلیز میٹرویلی وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں MI6 کی چیف یا سی کا ٹائٹل دیا جائے گا. MI6 کی نئی سی یعنی اس کی آنے والی سربراہ اس سے پہلے برطانوی خفیہ ایجنسی کی ڈائریکٹر جنرل بھی تھیں جسے عام طور پر Q کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. اس رول میں وہ ٹیکنالوجی اور انوویشن ڈویژن کو لیڈ کرتی تھیں جس کا اہم کام برطانوی ایجنٹس کی شناخت کو خفیہ رکھنا ہے. اور اگر آپ نے جیمز بانڈز کی فلم دیکھی ہو تو آپ سی اور کیو کے ٹائٹل سے واقف ہوں گے. لیکن جہاں فلم میں اداکار جوڈی ڈینچ خفیہ ایجنسی کے چیف کے رول میں نظر آتی ہیں، 116 سال پہلے بننے والے ادارے کی تاریخ میں آج تک کبھی بھی اس ادارے کی چیف کوئی خاتون نہیں بنی. اور اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ جو سی کے ٹائٹل کا بار بار ذکر ہو رہا ہے یہ چیف کی سپیلنگ کی وجہ سے ہے تو آپ بالکل غلط ہیں. دراصل برطانیہ کی پہلی خفیہ ایجنسی جس کا نام سیکرٹ سروس بیورو تھا، اس کے چیف رائل نیوی کے آفیسر کیپٹن مانسفیلڈ کمنگ تھے جو اپنے خطوط پر دستخط کی جگہ لیٹر سی لکھا کرتے تھے اور ان کے بعد آنے والے تمام چیفز کو سی کا ٹائٹل دیا جانے لگا. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ خفیہ ایجنسی کے پہلے چیف دستاویزات پر سبز رنگ کے پین سے لکھا کرتے تھے اور آج بھی MI6 کے چیف ہی ادارے میں سبز رنگ کا پین استعمال کرتے ہیں.
मगर टाइटल्स और दस्तावेजात में किस रंग का पेन इस्तेमाल होता था, ये चीजें एक तरफ, जो बात दिलचस्प है वो ब्लेज मैट्रिवेली की माजी में मीडिया से गुफ्तगू है, जिससे उनकी तरजीहात का अंदाजा होता है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूसी रियासत और चीन एक खतरा है जो दुनिया को ऐसे बदल रहा है जो न सिर्फ बरतानिया के लिए मौके पेश करता है बल्कि खतरात भी। मीडिया से ये गुफ्तगू 2021 में डायरेक्टर के नाम से शाया हुई थी। उस वक्त ब्लेज मैट्रिवेली बरतानिया की मुकामी उमूर पर काम करने वाली खुफिया एजेंसी MI5 की डायरेक्टर थी। बरतानवी खुफिया एजेंसी के सरबराह के अलावा उसके किसी ओहदेदार या रुकन का नाम पब्लिक में नहीं होता। और एक और बात जो नई आने वाली चीफ के बारे में अहम है वो ये है कि उन्होंने अपने करियर का तकरीबन तमाम तर हिस्सा मशरक़ वुस्ता और यूरोप में गुजारा। स्पेन के शहर बार्सिलोना और पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में मुकामी शहरी हद से ज्यादा सयाहत से तंग आ चुके हैं। शहरियों ने सयाहों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, जिनमें मुतालबा किया गया है कि सयाहत के बायस बढ़ती हुई महंगाई, रिहाइश के मसाइल और मुकामी सकाफत पर असरात पर फौरी तवज्जो दी जाए। बार्सिलोना से BBC की नामा निगार की रिपोर्ट पेश कर रही हैं आलिया नास्की। स्पेन में और पूरे यूरोप में बहुत से लोग अब तंग आ चुके हैं, सयाहत से नहीं बल्कि बेतहाशा सयाहत से। यही वजह है कि आज ये हुजूम बार्सिलोना के मरकज से मार्च कर रहा है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ की आबादी कम है, लेकिन यहाँ सयाहों की तादाद बेहद ज्यादा है और मकामी लोग अब इस सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। यहाँ पहले के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा सयाह आ रहे हैं। हमारे पास रिहाइश का संगीन मसला है। जवान लोग यहाँ अब रहने का खर्चा बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो अगर आज आप किसी सयाह की तरह नजर आते हैं तो आप पर स्प्रे भी हो सकता है। होटल्स भी निशाने पर थे। इस होटल के अंदर मौजूद अफराद शदीद खौफजदा हो गए। सयाहत स्पेन की मईशत के लिए बहुत अहम है, लेकिन दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमने पेपे से मुलाकात की जो 80 साल की हैं और हाल ही में उन्हें बेदखल किया गया है। अब मकान मालिकान इतना किराया मांग रहे हैं जो इन जैसे बुजुर्ग पेंशनर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई फ्लैट नहीं बचे, सब अपार्टमेंट सयाहों के लिए हैं। हमें रहने के लिए जगह चाहिए और यहाँ कुछ भी दस्तयाब नहीं है। इन मुजाहिरों की वजह से बढ़ने वाले दबाव के बाद हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि 2028 से सयाहों को फ्लैट्स किराए पर देना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होने में अभी 3 साल बाकी हैं और इन गर्मियों में यहाँ रिकॉर्ड तादाद में सयाहों की आमद मुतवक्किल है। जब लोग बार्सिलोना के मरकज में बेतहाशा टूरिज्म के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे थे, उसी रोज पड़ोसी मुल्क पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन की गलियों में सैकड़ों मुजाहिरीन बैनर्स उठाए ये नारे बुलंद कर रहे थे कि टूरिस्ट्स गो होम। चंद रोज कबल जब ईरान के मिसाइल इसराइल पर गिर रहे थे, उस वक्त लेबनान के गांव कफार यासीन में एक छत पर मौसीकी की तकरीब जारी थी। तकरीब के दौरान एक मौसीकार सैक्सोफोन बजा रहा था, जबकि आसमान पर मिसाइलों की झलक देखी जा सकती थी। वीडियो बनाने वाले शख्स के मुताबिक तकरीब में मौजूद मेहमान ये मनाजर देखकर खौफजदा और परेशान हो गए और महफिल की खुशी मान पड़ गई। ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जब ईरान के मिसाइल इजराइल में गिर रहे थे, तब सरहद के पार लेबनान में एक मौसीकार सैक्सोफोन बजा रहा था। इस वायरल होने वाले लम्हे की वीडियो बनाने वाली रेमी अकल ने कहा कि इस पार्टी पर मौजूद मेहमान मिसाइल देखकर परेशान थे और वो ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्सोफोन बजाने वाले की प्रोफेशनलिज्म की दाद दी। मिसाइल्स का ये तबादला 13 जून को शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ये कहकर कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बना रहा है। इजराइल ने ईरान की जौहरी और फौजी तंसीबात और गुंजान आबाद इलाकों पर हमला किया। ईरान ने जवाब में इजराइल के रिहायशी इलाकों में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। सामीन, वैसे तो लंदन में हर इलाके में ही जनूबी एशिया के खाने मिल जाते हैं। अब तो कई ऐसे इलाके भी हैं जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, बंगाली या इंडियन खानों के लिए मशहूर हैं। लेकिन आज हमारी साथी आलिया नाज़की आपको सैर करवाएंगी एक ऐसी गली की जो लंदन की सबसे पुरानी देसी फूड स्ट्रीट है।
लाहौरी कबाब, मसाले डोसे, बंगाली मिठाई, पंजाबी समोसे, पकौड़े, भेलपूरी, सब कुछ लंदन के बीचों बीच एक ही गली में। किधर? वेलकम टू लंदन्स ड्रमंड स्ट्रीट। अब तो लंदन में हर तरफ आपको कमीज सलवार, साड़ियाँ बेचती दुकानें, इंडियन पाकिस्तानी खाने और ढाबे नजर आ जाते हैं, लेकिन ड्रमंड स्ट्रीट इन सबसे पुरानी है। और यहाँ की सबसे पुरानी दुकान एक मिठाई की दुकान, जिसका क़याम 1965 में हुआ। वो जो थे वो होलबर्न में रहते थे, पैदाइश थे उनका तो अम्बाला में, पार्टीशन से पहले। तो फिर जब when partition occurred as a young child, he moved over to the Pakistan side. And then at a very young age, I think in his 20s, he got recruited to come here and work in a restaurant to make sweets. And then he went on his own, decided that he wanted to start his own thing, and Ambala was born basically. It wasn't about, you know, making a huge business and success. It was more about just that love that he had for his art, he called it. इस लेगेसी ब्रांड को रिसेंटली एक दूसरी कंपनी ने खरीदा है। 60 साल की एनिवर्सरी है दिस ईयर, एंड इट्स ऑल थैंक टू ड्रमंड स्ट्रीट। केड़ी कम्युनिटी थे सारी, अभी 1965 विच डिफरेंट सी, अभी हो गई डिफरेंट, बट फिर भी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन, एशियन, बंगाली, पाकिस्तानी, पंजाबी कम्युनिटी स्टिल हियर। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट, एंड इट्स अ डेस्टिनेशन। है ना, कहीं आना, हाँ तो साउथ पोल चल जाओ, तो ग्रीन स्ट्रीट चल जाओ, राइट, और लूटन चल जाओ, बट नॉट एज स्पेशल एज सेंट्रल लंदन। वैसे तो जनूबी एशिया से आने वाले लोग 17वीं सदी से लंदन में रह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर 20वीं सदी के वस्त में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के क़याम के बाद बरतानिया आए। फिर इसके बाद 60 और 70 की दहाइयों में मशरक़ी अफ्रीका से भी बहुत बड़ी तादाद में ईस्ट अफ्रीकन एशियंस, ज्यादातर पंजाबी और गुजराती भी बरतानिया पहुंचे। ये इन नए इमिग्रेंट्स के लिए आसान वक्त नहीं था। इस नए मुल्क में उनके सामने कई चैलेंजेस थे। ऐसे में सेंट्रल लंदन की ड्रमंड स्ट्रीट एक ऐसी जगह बन गई जहां शहर की साउथ एशियन कम्युनिटी ने घर से दूर घर का जायका रिक्रिएट करने की कोशिश की। इस सड़क पर आपको साउथ इंडियन इडली डोसे भी मिलेंगे, शुद्ध शाकाहारी यानी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी। वेजिटेरियन जो है यहाँ जो है ना, इसका रेपुटेशन बहुत हाई है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी का ऊपर कंसंट्रेट करते हैं ज़्यादा। तो हमारा जो यहाँ कस्टमर है 40 ईयर्स से कंटिन्यूस, वो स्टूडेंट था यहाँ पे, शादी हो गया, वो आ रहा है, उसका बीवी को लेके आ रहा है, बच्चे सब फैमिली लेके आ रहा है। कुछ लोग हैं, हम कुछ लोग जो यहाँ पे आते हैं ना, हमको इनको ऑर्डर लेना ही नहीं पड़ता है, सालों साल से एक चीज़ खा रहा है, यस यूजुअल, दैट्स इट। ए.आर. रहमान जो है, तो आई लव दिस जेंटलमैन, वो उनके साथ में उनका मम्मी होती है। प्योर वेजिटेरियन से एक खालिस नॉन वेजिटेरियन, जैसे लाहौरी कबाब, ऑफ कोर्स। और वैसे ड्रमंड स्ट्रीट आए और कबाब ना खाए तो क्या किया, और वो भी सीक्रेट रेसिपी वाले लाहौरी कबाब। तो मेरे मामू के दोस्त थे, उनका अंदरून लाहौर शहर में उनके तिक्के कबाबों का बड़ा मशहूर था, मतलब लाइक लोग उधर जाते थे। तो उन्होंने अब्बू से ख़ास वादा लेके कुरान के ऊपर कि आपने लाहौर में नहीं खोलना, आपको मैं देता हूँ मसाला। तो उन्होंने चिकन टिक्के की और कबाब की रेसिपी अब्बू को दी कि ये आपने मसाला ख़ुद बनाना है, और वो मैरिनेट जो है वो अभी भी सीक्रेट रेसिपी है, अब किसी को नहीं बताया हुआ। तो वो कोई काम आप करते जाओ, वो फाइन ट्यून होते इतने 40-50 साल हो गए हैं। ये बिजनेस एक पाकिस्तानी खातून की एक हांडी से शुरू हुआ। मेरी वालदा जो थी, जब मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, तो उसके बाद उनको कुछ महीनों के बाद एहसास हुआ कि ये तो खाली जगह है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हमारी ख़वातीन जो हैं, वो तो खाना तो उनका पकाना दाएं हाथ का खेल है, तो वो एक हांडी से शुरू हुआ, क्योंकि कोई मेन्यू तो था नहीं, उन्होंने अपनी फरमाइश शुरू कर दी। तो माधुर जाफरी के एक्स मियाँ जो थे, सईद जाफरी, जो कि बड़े मशहूर एक्टर थे, वो आके अम्मी से ख़ास फरमाइश किया करते थे पायों की, कि भाभी आप पाए बहुत अच्छे बनाती हैं। ये सड़क बदल रही है, बहुत कुछ अब वैसा नहीं है जैसा 1965 में था, और इस सड़क को और इस पर कायम बिजनेसेस को बहुत से नए चैलेंजेस का सामना भी है। लेकिन ड्रमंड स्ट्रीट एक ऐसी सड़क है जो अपने आप में एक कहानी है, देसी खानों की खुशबुओं, जायकों और घर के एहसास से भरी हुई एक कहानी।